सुप्रभात बेटा। अपन काव्यखंड पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार अपना जो पाठ्यक्रम है, संशोधित पाठ्यक्रम आया है, उसके बारे में जानकारी दे दूं कि क्या हटाया है और क्या रखा है। तो सबसे पहले तो जो आपके हटाए गए भाग हैं, उन हटाए गए भागों में अपन देख लेते हैं कौन कौन से भाग आपके हटाए हैं। आपका आरोह भाग 1 हटाया गया भाग, आपकी पुस्तक है आरोह भाग 1। आरोह भाग 1 का जो आपका गद्य खंड है, गद्य खंड में आपके कौन कौन से अध्याय हैं वो उठाए गए हैं। एक तो उठाया है आपका अप्पू के साथ 2.5 साल, ये अध्याय है वो आपका हटा दिया गया है। इसके साथ ही एक अध्याय आपका हटाया है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण है वो अध्याय आपका हटा दिया है। एक हटाया है आपका रजनी अध्याय हटा दिया, और एक हटा दिया आपका आत्मा का ताप। ये तो आपका था गद्य खंड। आपका जो पद्य खंड है, उस पद्य खंड में जो अध्याय आपके हटाए हैं, एक तो उठाया है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी हटा दिया, त्रिलोचन हटा दिया, और एक हटा दिया अवतार सिंह पास। ये अध्याय हैं आपके काव्यखंड के हैं। आपकी जो वितान है वितान भाग 1 जो पुस्तक है, उस पुस्तक में आपका एक पाठ हटाया है आलो आंधारी। ये अध्याय आपका इसमें हटा दिया गया है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में जो हटाया गया भाग है, आरोह भाग 1 का जो गद्य खंड है, गद्य खंड के पाठ हैं अप्पू के साथ 2.5 साल है, विदाई संभाषण है, रजनी है और आत्मा का ताप। इन पाठों को हटा दिया गया है, इनको नहीं पढ़ना है आपको। आपका जो काव्यखंड है, काव्यखंड में 3 पाठ हटाए हैं आपके रामनरेश त्रिपाठी, त्रिलोचन और अवतार सिंह पास। जबकि आपकी दूसरी पुस्तक है वितान का एक पाठ हटाया है आलो आंधारी, क्योंकि इसमें आपके कुल 4 पाठ हैं, उनमें से एक पाठ हटा दिया गया है। यह तो रहेगा आपका पाठ्यक्रम। अपन पढ़ रहे थे पद्य खंड, और पद्य खंड में हमने पढ़ लिया रामनरेश त्रिपाठी पढ़ लिया, इसको अपने को नहीं देखना है। और त्रिलोचन नहीं पढ़ना है, अवतार सिंह पास नहीं पढ़ना है, बाकी के अध्याय अपने को पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, ये तो रहेगा अपना अध्याय। अब आज अपन जो पाठ पढ़ेंगे, आज का अपना पाठ रहेगा दुष्यंत कुमार। ये उर्दू के फनकार हैं,
उर्दू के कवि हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा लिखी हैं गज़लें, और आपके अध्याय में भी इनकी कुछ गज़लें यहाँ पे ली गई हैं दुष्यंत कुमार की। तो सबसे पहले इनका अपन परिचय देख लेते हैं दुष्यंत कुमार का। तो इनका जो जन्म हुआ था इनका कोई 1933 ईस्वी। कब हुआ था? 1933। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? 1933। उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है, बिजनौर जिले का राजपुरा नवादा गांव है, वहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जो प्रारंभिक नाम था, इनको जो प्रारंभिक रूप में इनका जो नाम था, उनका नाम था दुष्यंत कुमार त्यागी। क्या नाम था बेटा? दुष्यंत कुमार त्यागी इनका नाम था। उसके बाद में इनको काव्य रचना के प्रारंभिक दौर में जब वो कविताएं लिखने लगे थे, उस समय इनका नाम था दुष्यंत कुमार परदेशी। बाद में इन्होंने परदेशी था वो हटा दिया था और अंत में इनका नाम क्या रह गया था? दुष्यंत कुमार। तो सबसे पहले इनका नाम रखा गया था दुष्यंत कुमार त्यागी। उसके बाद में काव्य रचना करने लगे तो इनका नाम दुष्यंत कुमार परदेशी और उसके बाद में केवल दुष्यंत कुमार। इनके पिता का नाम भगवंत साय। इनके पिता का नाम क्या बताया जाता है? भगवंत साय बताया जाता है। तो इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था राम किशोरी देवी। राम किशोरी देवी। पिता का नाम था भगवंत साय था, माता का नाम था वो राम किशोरी देवी था। इन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में भी एक कर्मचारी के रूप में काम किया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आवाज़ों के घेरे में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवाज़ों के घेरे में। इसके साथ साथ जलते हुए वन का बसंत, जलते हुए वन का बसंत, सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। एक कंठ विस्मयी, ये इनका गीति नाट्य है। एक कंठ विस्मयी इनका गीति नाट्य है। आंगन में एक वृक्ष, छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी, दोहरी जिंदगी, ये इनके उपन्यास हैं। और साए में धूप,
ये इनका गजल संग्रह है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। आवाज़ों के घेरे में, जलते हुए वन का बसंत और सूर्य का स्वागत, ये इनके प्रमुख काव्यात्मक रचनाएं हैं। एक कंठ विस्पाई इनका गीति नाट्य है। आंगन में एक वृक्ष, छोटे छोटे सवाल, अधूरी जिंदगी, ये इनके उपन्यास हैं। और साए में धूप है इनका क्या है, गजल संग्रह है। ये इनका एक सामान्य सा परिचय हो गया। अब देखते हैं आगे इनकी गजलें देखते हैं। इनकी गजलें देखते हैं बेटा एक बार। देखो बेटा, गजलें हैं। पहली गजल है, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। कवि ने भारत देश के जो शासन व्यवस्था है और शासन व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर करारा व्यंग्य इन गज़लों के माध्यम से किया है। तो देखो, दुष्यंत कुमार कह रहे हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कवि कह रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमने ये सपना देखा था कि देश आज़ाद होने के बाद में प्रत्येक घर के अंदर दीपक जलाया जाएगा, अर्थात प्रत्येक घर में खुशियाँ आएंगी। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। देश आज़ाद होने के बाद में सबने ये निश्चय किया था और सबने ये सपना देखा था कि अब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया है, तो अब प्रत्येक घर के अंदर क्या आएंगी, खुशियाँ आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। आज़ाद होने के बाद भी, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया गया, अर्थात जो सपना देखा था वह सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन दुष्यंत कुमार वर्तमान समाज की दुर्व्यवस्था पर खेद प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, और दुख प्रकट करते हुए यही बात वो समझा रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में हमने जो सपना देखा था वह सपना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अब पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया गया। सब जगह दुखों का, कठिनाइयों का क्या छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है। कहाँ चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए। बात तो हमने की थी कि प्रत्येक घर में दीपक जलाएंगे, यहाँ तो शहर में एक दीपक भी नहीं जला है, अर्थात लोगों में खुशियाँ नहीं आई हैं। दूसरे देखो, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। वर्तमान समाज और शासन और शासकों की जो व्यवस्था है उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया है। कवि दुष्यंत कुमार कह रहे हैं, यहाँ दरख्त का मतलब होते पेड़। कवि कह रहा है कि यहाँ तो पेड़ भी ऐसे हैं कि देश में पेड़ भी ऐसे हैं कि जिनके साए के अंदर भी क्या लगती है, धूप लगती है। यहाँ तो पेड़ भी ऐसे हैं कि जिनके नीचे बैठने पर भी क्या लगती है, छाया की अपेक्षा क्या लगती है, धूप लगती है। अर्थात कहने का भाव ये है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं कि जिनके आश्रय में रहने से, जिनके पास रहने से सुख की बजाय क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। दरख्त ये आश्रय है कि कवि कह रहा है कि यहाँ तो पेड़ भी ऐसे हैं कि जिनके नीचे बैठने पर छाया की अपेक्षा क्या मिल रही है, धूप मिल रही है। अर्थात वर्तमान समाज की जो शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं कि जिनके आश्रय में रहने पर भी जनता को सुख की अपेक्षा क्या मिल रहे हैं, दुख ही दुख मिल रहे हैं। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इस प्रकार कवि कह रहा है कि यहाँ पर हर जगह मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, हर जगह कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और इन कठिनाइयों से मुक्त होने की आशा भी अभी दिखाई नहीं दे रही है। अब तो मन ये करता है कि इस देश को उम्र भर के लिए छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, कि यहाँ से तो यहाँ जो कठिनाइयाँ हैं वो पीछा छोड़ने वाली नहीं है, उन कठिनाइयों से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए अब तो एक ही समाधान बचा है कि हम इस देश को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं, तभी हमारे जीवन में इन कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिल सकती है। ये दो गज़लें हैं। अगली गज़ल देखते हैं बेटा। अगली है बेटा, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कह रहा है
कि भारत के लोग इतने संतोषी स्वभाव के हैं कि वो कभी अपने भावों को प्रकट नहीं करते। उनके पास जो कुछ भी होता है उसी के अंदर वो क्या कर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे कवि कह रहा है कि भारत के लोग इतने उदासीन और संतोषी स्वभाव के हैं कि उनके पास कि वे कभी अपने भावों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जो कुछ चल रहा है उनके जीवन में उसी से वो क्या कर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं। यानी भारत के लोग इतने उदासीन हैं, इतने संतोषी स्वभाव के हैं कि वो कभी अपने भावों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपने जीवन की कमियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसी से वो क्या कर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज नहीं मिले तो वे अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। अगर उनको पहनने के लिए कमीज नहीं मिलती है तो वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। क्या करते हैं? न हो कमीज तो पाँव से पैर ढक लेंगे, अपने घुटनों को सिकोड़ करके और उसी से अपने शरीर को ढकने का वो प्रयास करेंगे। कमीज नहीं है, अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकारों के लिए वो लड़ेंगे नहीं। उनके पास जो कुछ है उसी से वो क्या कर लेंगे, संतोष कर लेंगे। कवि कहता है कि ऐसे लोग कितने उपयुक्त हैं जिसके कारण देश के शासक अपनी सत्ता को आराम से चला रहे हैं। शासक हैं वो ऐसे लोगों से अत्यधिक प्रसन्न हैं और वो अपनी सत्ता को आराम से चला रहे हैं, क्योंकि शासक जो भी कर रहा है उसका विरोध करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है। शासन अच्छा नहीं है तो भी कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो भी कोई बगावत नहीं कर रहा है, बिना किसी प्रकार की चिंता के वो चलाते रहते हैं। अगला है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कह रहा है कि यदि मान लिया जाए कि ईश्वर नहीं है तो न सही, खुदा नहीं, ईश्वर नहीं, न सही, कि अगर मान ले कि ईश्वर नहीं है कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं है, आदमी का ख्वाब सही, यदि वह मनुष्य की कल्पना मात्र है तब भी अच्छा है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, कई ये कहते हैं कि ईश्वर केवल मनुष्य की क्या है, कल्पना मात्र है। लेकिन दोनों चीज़ अच्छी हैं, ईश्वर नहीं भी है तो भी अच्छा है, ईश्वर है तो भी अच्छा है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, इस प्रकार से भी हमारी दृष्टि को कोई मनमोहक नज़ारा तो मिल रहा है। भाव ये है कि यदि कोई ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं भी करता तब भी मनुष्य के मन में आशा की ज्योति जलाए रखने की उसकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस प्रकार ईश्वर की कल्पना कष्ट सहने और धैर्य बनाने में सहायता करती है। कवि कह रहे हैं खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। ख्वाब का मतलब कल्पना। खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है, न सही कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं है, आदमी का ख्वाब सही, यानी ईश्वर है वो मनुष्य की केवल क्या है, कल्पना मात्र है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, फिर भी मनुष्य के सामने ईश्वर का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा तो उपस्थित है। इस प्रकार ये आपकी 4 गज़लें होगी। अगली गज़ल देखते हैं। अगली गज़ल है, कवि कह रहा है वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त, आश्वस्त। कवि हताश निराश भारतीय जनता को जगाने का प्रयास करते हुए कह रहा है वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। यहाँ पर वे शब्द किसके लिए आया है? सत्ता के ऊपर बैठे हुए लोगों के लिए। जो सत्तासीन लोग हैं उन सत्तासीन लोगों को ये विश्वास है, वो इस प्रकार से आश्वस्त हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अर्थात उनकी शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता। सत्तासीन लोगों को ये पूरा विश्वास है, वो इस बात से आश्वस्त हैं कि हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता। पत्थर पिघल नहीं सकता अर्थात उनकी शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति और चेतना लाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो शासन व्यवस्था है वह अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं लोगों को अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी गज़लों के माध्यम से उनको जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। सत्तासीन लोगों
को ये विश्वास है, वो इस बात से आश्वस्त हैं कि पत्थरों को कभी पिघलाया नहीं जा सकता। अर्थात हमारी जो ये शासन व्यवस्था है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं इस बात को लेकर के अत्यधिक आश्वस्त हूँ कि मैं मेरी वाणी के द्वारा आलस से प्रमाद में पड़े हुए और संघर्षों से दूर भागने वाले लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत करूँगा। मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ आवाज़ में असर के लिए, कि मैं मेरी आवाज़ के माध्यम से उन लोगों के अंदर एक नई चेतना जागृत कर सकता हूँ। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निजाम का मतलब शासन, शासन। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, कवि है वो शासन व्यवस्था के ऊपर यहाँ पर प्रहार कर रहा है। और शासन व्यवस्था के ऊपर प्रहार करता हुआ देखो कवि क्या कह रहा है कि शासन व्यवस्था है वो तभी तक सुरक्षित है। कवि कह रहा है कि शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित है जब तक एक कवि की जुबान है वो बंद है। तेरा निजाम है, तेरा शासन तभी तक सुरक्षित है सिलदे जुबान शायर की, जब तक एक शायर की जुबान बंद है। जिस दिन शायर की जुबान खुल जाएगी, शायर अपनी जुबान के माध्यम से लोगों में चेतना जागृत करने लग जाएगा, उस दिन वह शासन समाप्त हो जाएगा, उस शासन में परिवर्तन हो जाएगा। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कवि कह रहा है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था, कवि कह रहा है कि तुम्हारी शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित है जब तक शायर लोग चुप हैं, अर्थात वे आपकी शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं। उन सत्तासीनों को अपने शासन के लिए ये जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए जो कवि लोग हैं उन कवि लोगों को इस प्रकार की बहर आवश्यक है, इस प्रकार की चेतना लाने का काम उनके लिए जरूरी है, तभी इस प्रकार की शासन व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। कवि कह रहा है कि अगर हमें जीना पड़े तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले हम जिए, और अगर मरना पड़े तो मरना भी कहाँ, गैर की गलियों में, दूसरों की गलियों में गुल मोहर के नीचे ही हमें मरें। अर्थात कहने का भाव ये है कि हमें समाज में अच्छाइयों के लिए जीना है और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए संघर्ष करते हुए मरना क्या है, अच्छा है। कवि कह रहा है कि जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है कि यदि हम जिएं तो अपने बगीचे में गुल मोहर के लिए, और यदि मरें तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। भाव ये है कि हम समाज की भलाई के लिए जिएं और संघर्ष करते हुए इसी समाज के लिए हम अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दें। अर्थात हम समाज की अच्छाई के लिए लड़ें, उनसे संघर्ष करें और उनके लिए अपना बलिदान कर दें। ये दुष्यंत कुमार की 7 गज़लें थी बेटा। आगे अपन अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।